गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक इफ द डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज चेंज। मैंने इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। जो स्पिन क्वांटम नंबर आपको मालूम होगा प्लस हाफ और माइनस हाफ होता था, उन दो क्वांटम नंबर्स की जगह हमने क्या कर दिया, प्लस हाफ, जीरो एंड माइनस हाफ। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बात बतानी है। उसके बाद इफ एम न्यू, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि माइनस एल से प्लस एल होता था इंक्लूडिंग जीरो, उसकी जगह -2l टू +2l लेना है इंक्लूडिंग जीरो। और एल न्यू, एल होता था 0 to n-1 वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको करना है 0 to n। तो ये 3 क्वेश्चन है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि ये तीनों डेफिनेशन चेंज कर दो एक साथ। तो अगर तीनों डेफिनेशन एक साथ चेंज कर दें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। और इनमें एक एक डेफिनेशन अगर चेंज करें, बाकी सब सेम है। इसमें अगर s चेंज हो रहा है तो l और m सेम है। इसमें m चेंज हो रहा है तो n, l और s सेम है। इसमें अगर l चेंज हो रहा है तो n, s और m सेम है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेई में नया है, जेई में आ सकता है, इसको अटेम्प्ट करो। देखो जरा, देखो इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो जरा ध्यान से। जैसे यहाँ देखो, हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो हमें ये मालूम है सबसे पहले हम क्या करते थे। यहाँ देखो, मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ, उससे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसमें हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो ओवर फुल क्वेश्चन हम 2 मिनट में कर लेंगे, बट एक बार कॉन्सेप्ट इसका समझ लो। देखो, ये हमें मालूम है कि फर्स्ट सेल में सिर्फ 1s डिफाइन होता है। फर्स्ट सेल में सिर्फ 1s डिफाइन होता है। सेकंड सेल में 2s, थर्ड 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, इस तरीके से ये s ऑर्बिटल तो सबका डिफाइन होता है। सेकंड में 2p आएगा, थर्ड में 3p, 3d, फोर्थ में 4p, 4d एज वेल एज 4f, 5 में आता है 5p, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। देखो, फंडा ये होता है कि फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सब सेल है। जब भी एक सब सेल है तो सिर्फ s 1 होगा, ठीक है, सिर्फ s होगा। सेकंड सेल में 2 सब सेल होंगे, 2s एंड 2p। थर्ड सेल में 3 सब सेल होते हैं, spd। फोर्थ में 4 होते हैं, spdf। फिफ्थ में 5 होंगे, spdfg। और सिक्स्थ में 6 होंगे, spdfg और h। और सेवेंथ में 7 होंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ सेल्स, जो भी सेल का नंबर है उसके अंदर उतने ही सब सेल्स होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ सब सेल्स, नंबर ऑफ सब सेल्स इन एनी सेल इज इक्वल टू n। तो 7p, 7d, 7f, 7g, 7h, उसके बाद 7ghi। उसके बाद 8 में क्या होगा, 8p, 8d, 8f, 8g, 8h, 8i। अभी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8j भी हो जाएगा। क्लियर है। मतलब ये रूल होता है, नंबर ऑफ सब सेल्स, नंबर ऑफ सब सेल्स, नंबर ऑफ सब सेल्स is equal to in any cell
नंबर ऑफ सब सेल इज इन एनी सेल इज इक्वल टू सेल नंबर। जो उसका सेल नंबर होगा उसमें उतने ही सब सेल्स होंगे। नंबर ऑफ सब सेल्स इन एनी सेल इज इक्वल टू सेल नंबर। ठीक है, अब देखो जरा n+l रूल क्या होता है। सबसे पहले आप इसमें एक कट करो, उसके बाद फिर एक कट करो, फिर आपको कट करने होते हैं दो, फिर आपको कट करने होते हैं दो, फिर आपको कट करने होते हैं तीन, फिर आपको कट करने होते हैं तीन। तो एक एक दो दो तीन तीन, फिर कट करने होते हैं आपको चार, फिर कट करने होते हैं चार। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर आपको पहले से ही मालूम होगा, और इन ऑर्बिटल्स का यूज नहीं होता है। अभी जो करंट 120 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में इन ऑर्बिटल्स का यूज नहीं होता है, ये वैकेंट होता है। तो देखो सबसे पहले कट होके कौन आया, 1s, फिर कौन आया 2s, फिर कौन आया 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, देन 3d, देन 4p, उसके बाद 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, देन 4f, देन 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, उसके बाद 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, 7p के बाद 8s। सो दिस इज द एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू n+l रूल ये एनर्जी इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले हम लोएस्ट में भरेंगे, उसके बाद जब वो भर जाएगा पूरा तो हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल में भरेंगे। ये तो हो गया नंबर ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, अब देखो जरा, अब ध्यान से समझना जरा। तो जो जो n होता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, साइज एंड सेल नंबर बताता है। एक तो साइज में कंट्रीब्यूट करता है और एक सेल नंबर बताता है। एल जो होता है वो आपको नंबर ऑफ सब सेल्स, नंबर ऑफ सब सेल्स इन एनी सेल बताता है। तो अब अगर आपको पता हो एल की वैल्यू क्या थी, 0 to n-1, इसका मतलब फर्स्ट सेल के लिए सिर्फ 0 होगा बिकॉज n-1 इज 0। सेकेंड सेल के लिए 0 and 1 होगा, थर्ड सेल के लिए 0, 1 and 2 होगा, फोर्थ सेल के लिए 0, 1, 2 and 3 होगा। जब एल की वैल्यू 0 है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस होगा, सिर्फ 1s होगा, फिर 1s 1p होगा, फिर 2s 2p, और सॉरी 1s हो गया, सेकंड के लिए 2s 2p, थर्ड के लिए 3s 3p और 3d, फोर्थ के लिए 4s 4p 4d एंड 4f। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली समझो, जो नंबर ऑफ सब सेल्स आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ सब सेल्स आ रहे हैं वो वैल्यू ऑफ एल से आ रहा है। समझो ये चीज ध्यान से। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एल आपको ये बताता है कि फर्स्ट सेल में कितने सब सेल है, सेकंड सेल में कितने सब सेल है, थर्ड सेल में कितने सब सेल। उसके बाद देखो जो वैल्यू ऑफ एम है, जो वैल्यू ऑफ एम है, वैल्यू ऑफ एम बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल। तो अगर मान लो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी तो 0 आती है। इसका मतलब एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल है। पी के लिए एल कितना होता है 1, तो एम क्या होगा -1 0 +1, मतलब पी ऑर्बिटल में, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल। डी के लिए एल क्या होता है 2,
तो m क्या होगा -2 -1 0 +1 +2, मतलब d के लिए 5 ऑर्बिटल है, f के लिए l होता है 3, तो m होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, 7 वैल्यूज है। तो ये जो आपको वैल्यू ऑफ m है ये क्या बता रहा है, वैल्यू ऑफ m आपको बता रहा है कि उस सब सेल में, देखो सुनो, सबसे पहले सेल है, सेल तो फिक्स है 1 2 3 4, ये तो चेंज होने वाले नहीं है, ठीक है। सेल के अंदर सब सेल कितने हैं ये कौन बता रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल, एल की जितनी वैल्यूज होंगी 0 to n - 1 होता है, तो फर्स्ट सेल में एक वैल्यू आएगी, सेकंड सेल में 2 वैल्यू आएंगी, थर्ड सेल में 3 वैल्यू आएंगी। तो सेल के अंदर नंबर ऑफ सब सेल कौन बता रहा है, वैल्यूज ऑफ एल। सब सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कौन बता रहा है, वैल्यूज ऑफ एल। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो एस बताता है, एस होता है +12 और -12, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये बताता है आपको वैल्यू ऑफ एस। क्लियर है बेटा ये सबको? बेटा यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिक्स है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद वैल्यूज ऑफ एल आपको बताएगा सेल के अंदर सब सेल कितने हैं, वैल्यूज ऑफ एम बताएगा सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं, और वैल्यू ऑफ एस बताएगा कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। क्लियर है बेटा, यहां तक सबको समझ आ गया? कोई अगर डाउट हो तो बताओ, बोलो बेटा। बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। बोलो। नहीं सर। परफेक्ट परफेक्ट। अब देखो जरा, अब समझो जरा ध्यान से। बेटा जिंक का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन? जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओल्ड डेफिनेशन से आएगा वो क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, बेटा यही आता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन। ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर हैविंग फर्स्ट में सिर्फ 1s, सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, और फोर्थ में 4s तक यूज होता है, बाकी f तक होता है, बाकी सब वैकेंट होते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशंस। सारी डेफिनेशंस अगर एज इट इज है तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। अब बेटा पहले क्वेश्चन में क्या करा है उन लोग ने, वो ये बोल रहे हैं कि आप सब कुछ सेम रखो, सिर्फ आप स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज 2 की जगह 3 कर दो। इसका मतलब बेटा एक ऑर्बिटल में 2 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3, और अगर 2 की जगह 3 आएंगे तो व्हाट विल बी न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s3 2s3 2p9 3s3 3p9, और उसके बाद 4s3। तो ये आई गेस 3 3 6 और 9 15 3 18 3 21 एंड 30। सो नाउ देखो चेक करो, नाउ दिस विल बिकम बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट। ये क्वेश्चन आता है कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज कर दी जाए तो व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ दिस जिंक। So this will be new electronic configuration of zinc. अब देखो जरा ध्यान से देखो, अब अपन ने बेटा बाकी सब सेम है, m की वैल्यू चेंज कर दी, m की वैल्यूज अगर आपने चेंज कर दी तो देखो जरा ध्यान से। अब बताओ s के लिए, s सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, s के लिए l0 होता ही है, s के लिए l0 ही होता है, तो s के लिए 0 to 0 इंक्लूडिंग 0, तो s के लिए तो अभी भी एक ही ऑर्बिटल होगा। p के लिए चेक करो, p के लिए हो जाएगा -2 to +2, तो -2 -1 0 +1 +2, 5 वैल्यूज हो जाएंगी p के लिए। d के लिए यहाँ पे 2 डालो तो -4 to +4, तो -4 to +4 -4 to +4 हो जाएंगी 9 वैल्यूज, यस और नो?
तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल उनमें चेंज हो जाएंगे। तो बताओ जरा एस में कितने होंगे? अभी आपका फ्रेम वही रहेगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब समझो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर सेम है, मतलब ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन डालने हैं, लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल चेंज हो गए। तो एस में तो अभी भी एक ही आ रही है वैल्यू। आप चेक कर लो एस के लिए अगर 0 डालोगे तो -0 टू +0 इंक्लूडिंग 0, मतलब एक ही वैल्यू आ रही है। यस और नो? तो एस सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2। पी में बेटा एल की वैल्यू 1 डालो, तो -2 टू +2 इंक्लूडिंग 0 5 वैल्यू हो गई। तो 5 में कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद फिर 2 फिर 10 फिर 2, कितना हो गया? 2 4 14 14 14 28। उसके बाद आएगा 3d, और 3d में सिर्फ आपको 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। वैसे वैसे बेटा 3d में यहाँ पे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? d के लिए l की वैल्यू कितनी है? 2। तो -4 से +4, -4 से +4 इंक्लूडिंग 0 9 वैल्यूज होंगी। यहाँ पे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। क्लियर है? उसके बाद अब देखो जरा, वो बोल रहा है कि जो L है, L की जो वैल्यूज है वो अब 0 टू n कर दो, मान लो। तो बेटा n अगर 1 है फर्स्ट सेल में, और फर्स्ट सेल में आपके पास 1s भी होगा 1p भी होगा। चेक करो, बिकॉज when n is equal to 1, so according to new definition, the values of L will be 0 and 1. For n is equal to 2, values will be 0 1 and 2, क्योंकि 0 से लेके n तक है। तो अब आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वही अलग डिफाइन हो गए। अब कौन कौन से अवेलेबल ऑर्बिटल होंगे अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन? देखो, अब आपके पास 1s 1p डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि n is equal to 1 के लिए 0 and 1 both values are possible, so we will have 1s and 1p. उसके बाद 2s 2p and 2d, because now we will have 0 1 and 2. 3 के लिए 3s 3p 3d and 3f, and फोर्थ के लिए 4s 4p 4d and 4f, और उसके बाद 4g। मतलब एक एक सबसेल अब एक्स्ट्रा होता जा रहा है। अब देखो n+l के हिसाब से इनका सेट कर दो। इसका n+l कितना है बेटा? 1। इसका n+l कितना है? 2। इसका n+l कितना है? 2। इसका n+l कितना है? 3। इसका n+l कितना है? 4। इसका n+l कितना है? 3। इसका n+l कितना है? 4। इसका n+l 5। इसका n+l 6। इसका n+l 4। अब इसको n+l के हिसाब से अगर आप सेट करोगे तो देखो सबसे पहले बेटा कौन आएगा? 1s, बिकॉज n+l मिनिमम है। तो सबसे पहले तो आ गया 1s, सबसे पहले 1s आएगा। उसके बाद बेटा 1p और 2s में लड़ाई है तो 1p जीत जाएगा, बिकॉज इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम। तो 1s के बाद आएगा 1p, और 1p के बाद आएगा आपका 2s। 1p के बाद आएगा 2s, 2s के बाद आएगा आपका 2p, और 2p और 3s में 2p जीतेगा। फिर आ जाएगा 3s, उसके बाद 3p, 3p के बाद आ जाएगा 4s, और 4s के बाद आएगा 4s के बाद 3p 4s, 4s के बाद आएगा 3d। बेटा देखो ये लिख लिया मैंने, सबसे पहले 1s आया, then 1p, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d। अब देखो बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। तो 1s 2, 1p 6, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, उसके बाद 3s और 3p के बीच में 2d आएगा ना? एक सेकंड, 2d छूट गया क्या? 2d का 4 है तो 3s 3p, हाँ 3s 3p के पहले 2d, तो 3s तो 3p, यही ना? सबसे पहले 1s, then 1p, then 2s, सर 2d then 3s 2p, के हाँ then 3s, 3s के बाद 2D 3s 2d, 3s के बाद 2d, 2d के बाद आएगा 4s, है ना?
2D के बाद 4s, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, कितना हो गया? 3p है 2, 8, 10, 16, 18, 20। सर 2d के बाद 3p। एक सेकेंड, 2D 3P 4s, ऐसे आएगा 2D 3P 4s, करेक्ट। 2D 3P 4s पर आएगा, ये ऐसे आता है, पहले D फिर P फिर S। तो इसमें कितना हो गया? 2, 6, 8, 10, 16, 18, 28। चेक करो जरा, ये आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर है? यस अब सर। सबसे ज्यादा मजा आएगा इसमें और सबसे कम टाइम लगेगा। देखना जरा ध्यान से देखना बेटा। देखो अब आपने वैल्यू ऑफ एल चेंज कर दिया, मतलब योर फ्रेम इज लाइक दिस, 1s 1p 1s 1p, उसके बाद 2s 2p, उसके बाद 3s 2d, उसके बाद 3p 4s। फ्रेम विल बी लाइक दिस बिकॉज द वैल्यू ऑफ एल चेंज। क्लियर है? उसके बाद सुनो, वैल्यू ऑफ एम भी चेंज कर दिया, अब सब चेंज कर दिया। तो एम चेंज करने पे मतलब एक सबसेल में एल, एस में तो एक ही सबसेल होगा, पी में 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे, डी में 9 हो जाएंगे, बिकॉज एम की वैल्यू भी चेंज करी ना, और एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भी हो रहे हैं। तो अब बताओ एस में कितना ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन? 3। 1 ऑर्बिटल है, एस में 1 ऑर्बिटल है ना, बिकॉज एस के लिए एल 0 है, तो 1 है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 3। अब बताओ पी में कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होंगे? पहले तो ऑर्बिटल बताओ। -2 2 +2 मतलब 5 ऑर्बिटल है, 3 की जगह 5 हो गए बेटा, ये सुनो। और 5 में 15 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बिकॉज हर में 3 जा रहे हैं बेटा, ये चेक करो, ठीक है? यस सर। उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 9 आ जाएगा। तो अब देखो जरा खास बात देखो, डेफिनेशन चेंज करने पर अगर एस की डेफिनेशन चेंज कर दिया तो जिंक आपका एस ब्लॉक एलिमेंट बन गया। अगर सिर्फ एम की वैल्यू चेंज करी तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट ही है, लेकिन सेकंड D2 में पहुंच गया। और अगर एल चेंज कर दिया, दिस विल बिकम पी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर तीनों चेंज कर दिए, दिस विल बिकम पी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब जेई में जब आ जाएगा ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलने लगेंगे। एवरीथिंग इज इन सिलेबस, सब कुछ सिलेबस में है, और ये आजकल फैशन में है कि अगर इनकी डेफिनेशन चेंज कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो अगर इसमें बेटा कोई डाउट हो तो बताओ, अगर किसी को कोई डाउट हो। नो सर। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। How many maximum number of elements can be present in 8th, 9th and 10th period of the periodic table? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसके 8th, 9th और 10th पीरियड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन 8th, 9th, 10th पीरियड इफ द फॉलोइंग डेफिनेशन चेंज। तो अब अगर इसमें 3 क्वेश्चन है, पहले सिर्फ हमने एस की डेफिनेशन चेंज करी, देन एम की, देन एल की, ये 3 क्वेश्चन है। इनमें अब देखो, अब जब ये एस चेंज करा है तो बाकी सब सेम होंगे। तो इसमें आपको बताना है, देखो इनिशियली कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू करंट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू करंट डेफिनेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू करंट डेफिनेशन 8th, 9th और 10th पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू करंट डेफिनेशन। व्हेन अकॉर्डिंग टू एस न्यू, अकॉर्डिंग टू एम न्यू, अकॉर्डिंग टू एल न्यू, ये टेबल आपको कंप्लीट करना।
सॉल्व करो। और जो डेफिनेशन चेंज करी है मैंने वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से ही है, और मैंने जो तीनों एक साथ चेंज करी थी उनको मैंने अलग कर दिया। इसमें 3 ही क्वेश्चन करने हैं। जरा देखो एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो, फर्स्ट पीरियड, और फर्स्ट पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फर्स्ट पीरियड में होता है वो 1s में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आते हैं। तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड पीरियड में अगर आप देखो तो 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 हो जाते हैं। थर्ड में 3s से 3p के बीच में जितने एनर्जी है वो फिल होते हैं सर, 3s से 3p, और 3s 3p के बीच में 3d नहीं आता है। मतलब एक्चुअल बात समझो क्या है, जो पीरियड का अरेंजमेंट है, जैसे 1 में तो 1s अकेला है तो 2 हो गए, 2 में 2s 2p है तो 8 हो गए, थर्ड में 3s और 3p है लेकिन 3d भी है, लेकिन 3d की एनर्जी बीच में नहीं आती है। इसलिए रूल ये है कि किसी भी और पीरियड में जो एलिमेंट आते हैं वो ns से लेके np तक फिल होते हैं। तो अगर आप फोर्थ में देखो, फोर्थ में अगर आप देखोगे तो 4s से 4p तक फिल होंगे, लेकिन 4s से 4p के बीच में जितने ऑर्बिटल होंगे सब फिल होंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाता है, 3d आप चेक कर लो। 4s का n+l कितना है 4, 4p का कितना है 5, और 3d का कितना है 5, एंड 4p एंड 3d में 3d का n+l कम हो, मतलब ओवरऑल एनर्जी कम होगी। तो फिफ्थ सेल में क्या होगा, 5s से लेके 5p तक, 5s से लेके 5p तक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4d। अब 4d के बाद यहाँ 3f भी आ सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली 3f होता नहीं है, f 4 से स्टार्ट होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे 18, इसमें कितने आएंगे 18। उसके बाद सिक्स्थ में 6s से 6p तक, ध्यान से देखो बेटा, तो डेफिनेटली 5d तो होना ही होना है, और अब 4f भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4f का n+l 7 है, 5d का n+l 7 है, 6p का n+l 7 है, और अगर n+l सेम है तो कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे 32 एलिमेंट हो जाएंगे, और 7th पीरियड में भी 7s 7p के बीच में आप चेक कर लो, तो 6g डेफिनेटली आएगा, 5f डेफिनेटली आएगा, बट 5g नहीं आ पाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि 5g का जो एनर्जी होगा वो क्रॉस कर जाएगा। तो ये आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं बेटा वेरी शॉर्ट पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, इसको भी बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, इसको भी बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। ये आपने सीखा होगा, कहीं पे भी आप अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो मैक्सिमम यही प्लेस होता है वहां पे रखने का, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसलिए जेई का एग्जाम थोड़ा सा अलग है। 8th, 9th और 10th पीरियड में मैंने पूछे थे, तो 8th में ऑब्वियस सी बात है सेम पैटर्न से 8s 8p के बीच में डेफिनेटली 7d आएगा, 6f आएगा, और अब बेटा 5g भी आने लगेगा। क्यों? क्योंकि 5g का n+l कितना होगा 9, g का l 4 होता है, 9 हो गया, ये आ जाएगा। उसके बाद 9s 9p के बीच में चेक करो, 8d आएगा, 7f आएगा, 6g आएगा, और बेटा ये बताओ जो g होता है वो 5 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 5h आ सकता है, बट 5h होता नहीं है, h का स्टार्टिंग 6 से होता है। ठीक है, तो अब देखो जरा चेक करो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम 2, इसमें कितने आएंगे 6, इसमें कितने आएंगे 10, इसमें कितने आएंगे 14, और इसमें अब कितने आएंगे 18। इसमें 9 ऑर्बिटल होंगे, तो 18 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे 18 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 32 और 18, so this will become 50 and this will become 50। अब देखो जरा 10th में 10s और 10p के बीच में बेटा 9d तो हो गई, 8f भी होगा, 7g भी होगा, और अब 6h भी आएगा।
ठीक है, इसमें एक ऑर्बिटल था, इसमें 3 थे, इसमें 5 थे, इसमें 7 थे, इसमें 9 थे और इसमें 11 होंगे, 2 बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको 22 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 72, और ये आपके एलिमेंट्स होंगे। तो अभी जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 50, 50, 72। ये बताओ बेटा कितने लोग का सही आया था, एक बार हैंड रेज करो। फर्स्ट ऑप्शन कितने लोगों का सही है? परफेक्ट। अब देखो सुनो, इसमें बेटा इतना इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। देखो मैं इसका एक बिल्कुल इजी तरीका बताऊं। यहाँ देखो, द फर्स्ट नंबर क्या है, 2। फर्स्ट नंबर कितना है, 2। तो सेकंड नंबर क्या है, 8। फिर थर्ड नंबर क्या है, 8। फिर अगला नंबर क्या है, 18। फिर क्या है, 18। फिर क्या है, 32। फिर क्या है, 32। तो बेटा हो क्या रहा है, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 6। फिर क्या है, बराबर। फिर कितना इंक्रीज हुआ, 10। फिर क्या है, बराबर। बेटा फिर कितना इंक्रीज हुआ, 14। और फिर क्या है, बराबर। तो बताओ अब अगले में कितना इंक्रीज होगा, 18। 18 इंक्रीज होगा तो क्या आएगा, 50। और फिर क्या होगा बेटा, बराबर। तो अगले में भी क्या आएगा, 15। और फिर कितना इंक्रीज होगा, 22, क्योंकि 4 बढ़ता जा रहा है। यहाँ 6 था, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, यहाँ 18 है। तो अब ये कितना आ जाएगा, 72। अगला क्या होगा, 72। फिर अगले में कितना इंक्रीज होगा, 26। तो अगले का कितना आ जाएगा, 26। इसमें ऐड कर दो, दैट विल बी 90। तो देखो बेटा, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवेंथ में 32, एट्थ में 50, नाइन्थ में 50, टेंथ में 72, 11th में 72 एंड 12th में 98। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप एडवाइजेबल यही है, आप ऐसे ही करना। ठीक है, बिकॉज आप पूरा अगर सॉल्व करोगे तो काफी टाइम, बट फॉर क्लैरिटी और फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट वो जरूरी है। अब देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखो सुनो, अब ये नंबर आपको पता चल गए, आप डायरेक्ट ये नंबर आपने 20 सेकंड के अंदर लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, जैसे अगर आपसे पूछा कि 10th पीरियड का डिस्कशन करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया, ये आ गया। अब देखो इनके अंदर होंगे तो एसपीडीएफ ही ना, तो 72 है। अब आपको 72 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 36 ऑर्बिटल, बेटा यस और नो, 36 ऑर्बिटल। और आप 10th की बात कर रहे हो तो 10s और 10p तो हो गई, 10s 10p तो हो गई, एक ऑर्बिटल इसमें है, 3 ऑर्बिटल इसमें है, और आपको चाहिए 36 ऑर्बिटल। तो बेटा p के बाद अब यहाँ क्या आएगा, 9d। कितने ऑर्बिटल हो गए, 5। उसके बाद 8 है ना, तो इसमें हो गए, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 ऑर्बिटल। उसके बाद क्या आएगा, 7g, इसमें 9 ऑर्बिटल। उसके बाद क्या आएगा, 8h, इसमें 11 ऑर्बिटल। तो ये टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 5 8, 8 और 7 15, 15 15 15 और 20 35 और एक 36। आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपसे पूछा जा सकता है कि 10th पीरियड में जो इन्वॉल्व सब सेल है वो कौन कौन से है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो इस तरीके से। अब देखो जरा, इसमें जो नंबर्स आएंगे बेटा, एस की वैल्यू अगर नहीं कर दी आपने, तो जहां पे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब 3 जाने लगेंगे। तो 3 जाने लगेंगे तो 2 की जगह 3 करना है। सो दिस विल बिकम 75, दिस विल बिकम 75 एंड दिस विल बिकम 36। इसमें और ऐड कर दो, 36 आई गेस 98। चेक करो बेटा, ये सेकंड का आंसर कितने लोग का ये आया है, सर 108। दिस इज 10। तो 36 इंटू 3 कितना आएगा, 36 इंटू 3 करेक्ट 108। ये कितने लोग का आंसर आया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यू एम, अगर आप m चेंज कर दोगे तो आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल चेंज कर दिए। ठीक है, आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल चेंज कर दिया। अब देखो जरा, यहां देखो ध्यान से, अब बताओ s में अभी भी कितने ऑर्बिटल होंगे, s में अभी भी एक होगा, p में कितने हो जाएंगे,
5, डी में कितने होंगे 9, एफ में कितने होंगे बेटा बोलो 13, और इसमें कितने होंगे 17। एक बार चेक करो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल्स ये चेंज हो जाएंगे बिकॉज वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एम। एम चेंज होने से सब सेल के अंदर ऑर्बिटल चेंज हो जाते हैं। बोलो बेटा। हाँ सर। तो ये कितने सब सेल्स हो जाएंगे, कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे इस फ्रेम में 9 और 5 14, 14 और 13 27, 27 और 17, 27 और 17 44 और एक 45। इसका आंसर बेटा 90 आ रहा है क्या? हाँ सर। इसका 90 आ रहा है ना, तो अगले का भी 90 आएगा। ठीक है, और अगले में एच में 21 और ऐड कर दो क्योंकि 17 के बाद 21 ऑर्बिटल आएंगे। तो अगर 21 ऐड कर दोगे आप 45 में, तो 45 और 21 विल बिकम 66। 66 इंटू 2, तो 66 इंटू 2 132। 132 आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो जरा, अब देखो, अब स्टोरी और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अकॉर्डिंग टू न्यू एल, एल अगर आपने चेंज कर दिया, अगर आपने एल चेंज कर दिया तो अब तो सब अरेंजमेंट ही चेंज हो जाएगा। देखो, अच्छा इसको कैसे करा आपने लास्ट क्वेश्चन को, कोई बताएगा? सर वो सब शेल्स है वो एक शिफ्ट हो जाए कैसे हम थिंक करेंगे उससे? 2 में 2D तक आ जाएगा तो 2 acts like 3, then 3 acts like 4, और इससे हम वो सिर्फ एक शिफ्ट हो जाएगा। तो 50 72 72 कितना आ रहा है इसका? 57, 50 72 और 72। ओके ओके, करेक्ट, सही। 50 72 72, ठीक है, एक एक शिफ्ट हो जाएगा। हाँ सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में ऐसे होगा, देखो नाउ दिस विल बी 1s 1p है ना, तो इसमें अब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पहले में ही 8 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2s और 2p, इसमें भी 8 आएंगे। उसके बाद 3s 3p, इसके बीच में अब आ जाएगा 2d, तो ये हो जाएगा 18 बेटा, यस और नो? 4s 4p 3d, अब बताओ 3 अब तो नहीं आएगा तो ये भी 18 होगा। 5s 5p, ये होगा 4d, अब आ जाएगा 3f, so this will become 32। 6s 6p 5d 4f 4f, तो ये भी हो जाएगा 32। 7s 7p, ये 6d 5f, अब 4g आ जाएगा, 5g से स्टार्ट होता था 4g हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। उसके बाद 8s 8p 7d आएगा, 6f आएगा, ऑब्वियसली 5g भी आएगा, लेकिन बेटा 4h आएगा, बट 4 से h स्टार्ट नहीं होगा, h 5 से स्टार्ट होगा, तो इसका भी 50। 8s सॉरी 9s 9p, this will be 8d 7f 6g 5h। अब h आ जाएगा, अब h अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 72। उसके बाद 10s 10p, ये आ जाएगा 9d 8f 7g 6h, ये भी 70। अब सुनो बेटा, आपको खुद से कौन सा क्वेश्चन करना है? खुद से आपको करना है कि 8 9 10 में कितने एलिमेंट होंगे, 8 9 10 में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर तीनों क्वांटम नंबर एक साथ चेंज कर दी जाए तो ये आप मेरे को मैसेज करना।
और डेफिनेशन यही वाली है जो अभी यूज करी है अपन ने, सेम डेफिनेशन यूज कर लेना आप और मेरे को मैसेज करना। देखो जरा, जो मेन मेहनत थी वो तो इसी में थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर तीनों क्वांटम नंबर चेंज कर दिए जाए तो तीनों क्वांटम नंबर चेंज करने में अपन ने, देखो एल चेंज करना सबसे कठिन होता है, तो एल चेंज करके ये फ्रेम आए, ठीक है। अब इसमें ऑर्बिटल ही तो अलग हो रहे हैं, इसमें अब कितने ऑर्बिटल हो गए बताओ बेटा? इसमें ऑर्बिटल एक ही रहेगा, इसमें ऑर्बिटल हो गए 5, इसमें हो गए 9, इसमें हो गए कितना, 5 9 13, बिकॉज हाँ 13, और इसमें हो जाएंगे बेटा 17। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए, कितने हो जाएंगे ऑर्बिटल? 17 प्लस 13 30 30 30 और 39 39 और प्लस 40 45, तो 45 ऑर्बिटल हो गए टोटल अकॉर्डिंग टू न्यू वैल्यू ऑफ एल। न्यू वैल्यू ऑफ एल से अपन ने 8 9 10 में लिख लिया। इसमें ऑर्बिटल कितने आए? ऑर्बिटल आ गए कितने? 45, और एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आने, तो 45 into 3, सो दिस नंबर विल बिकम 135। ठीक है, जब ये नंबर 135 होगा उसके बाद इसमें H और एक्स्ट्रा हो गया, H में 21 ऑर्बिटल और होंगे, तो 45 उसमें थे, और 45 और 21 46 66 into 3 कितना आ रहा है? 198। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो अगर बेटा तीनों साइमल्टेनियसली, अगर तीनों डेफिनेशन चेंज कर दी, एल एम और एस, तो 8th 9th और 10th पीरियड में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 135 198 और 198। तो क्लियर है ये? यस सर। यही आ रहा है ना? हाँ सर। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है, how many compounds will produce H2 gas on a reaction with H2? Out of the following, how many compounds will produce H2 gas on reaction with H2O? ठीक है, मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट ये क्वेश्चन जेई में आ सकता है। सो सोडियम इज गिवन, सेकंड Ca3P2 is given, third ALN is given, fourth N2H4 is given, fifth B2H6 is given, okay. उसके बाद 6 copper is given, उसके बाद 7 SiH4 is given, उसके बाद 8 AsH3, उसके बाद 9 फ्लोरीन is given, उसके बाद 10 FeC alloy। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो। जेई एडवांस में आ सकता है, एवरीथिंग इज इन सिलेबस। इसको आप सॉल्व करके अपना आंसर मेरे को मैसेज करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम लोग ने हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कर लिए, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ रिएक्शंस जो एक्चुअली में मिक्स्ड हैं सब, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इनऑर्गेनिक में अच्छा पता क्या होता है, जब जब सारे ब्लॉक से कुछ कुछ ऐड करके
मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो वो अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, बाकी नया कुछ नहीं होता। चलो देखो जरा इसका, देखो सोडियम तो बहुत शानदार, सोडियम तो यार इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट होता ही है। देखो तो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सबको मालूम है कि ये NaOH प्लस H2 बनाएगा ही बनाएगा। इनफैक्ट सोडियम का तो अगर आपने H2O के साथ रिएक्शन देखा हो तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, वहां पे आग वगैरह भी लग जाती है। तो बहुत ही शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस कर देगा और वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। और हाइड्रोजन गैस पता क्या होता है, जैसे लिबरेट होता है कंबसन को सपोर्ट करता है, तो एयर के कांटेक्ट में आके वहां पे कंबसन बहुत तेज कर देता है। तो डेफिनेटली इसमें कोई भी एल्कली मेटल हो बेटा, और एल्कली मेटल अगर है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट हो गई। अब देखो जरा, ये एज इट इज हमने कई बार करा हुआ है। तो कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड ले लेगा प्लस फॉस्फाइड हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे PH3 गैस निकलता है। याद रखना PH3 बहुत ही आपका पॉइजनस गैस होता है, ठीक है, इसमें PH3 गैस निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, ये आंसर नहीं है। उसके बाद थर्ड, उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ एक गैस तो निकलेगा, बट कौन सा गैस निकलेगा, NH3, तो डेफिनेटली इसमें भी आपका हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। उसके बाद बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक वीक बेस होता है अमोनिया की तरह, और अगर वीक बेस है अमोनिया की तरह तो दिस विल फॉर्म N2H5 प्लस NOH माइनस। जैसे अमोनिया प्लस वाटर NH4OH बन जाता है, वैसे ही N2H4 प्लस H2O वीक बेस से प्रोटॉन ले लेगा, हाइड्रोक्साइड लिबरेट कर देगा, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, ये भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके बाद इसमें जब हम वाटर डालते हैं तो ये बहुत ही शानदार रिएक्शन होता है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे, कभी भी बेटा B2H6 का रिएक्शन हो, अभी वैसे मैं B2H6 की एक दिन रिएक्शन लूंगा सारी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज मैं सिर्फ आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ। B2H6 में अगर आप कोई भी रिएक्शन कराओ, ठीक है, तो आप इस तरीके से सोचें, इसका आप मोनोमर अज्यूम कर लिया करो, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो H2 इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और H2 अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, और जब ऑक्सीजन पे प्लस आएगा बेटा तो दिस हाइड्रोजन विल बिकम प्रोटेक्ट। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बिकॉज ऑक्सीजन प्लस है तो यहाँ H प्लस फर्नेस होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तो ये H माइनस और ये H प्लस ये दोनों H2 बन के निकल जाएंगे, प्लस ऐसा काम बोरॉन में 3 जगह हो जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, BOH, और यहाँ पे कुछ बुलबुले हाइड्रोजन के निकलते हुए नजर आएंगे। तो यस, B2H6 में हाइड्रोजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था ना यार, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है, तो OH जुड़ जाएगा सेंट्रल एटम में, और H के साथ H प्लस फर्नेस हो जाएगा। ऐसा एक जगह अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा था, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें क्या होता है, BH माइनस होता है तो H माइनस लिबरेट होता है, तो H माइनस और H प्लस विल बिकम H2, इसमें डेफिनेटली निकलेगा। उसके बाद कॉपर, बेटा अगर बात करी जाए कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, और एनी मेटल बिलो द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपके इनर्ट होते हैं टुवर्ड्स द वाटर, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होती है पानी वगैरह डालने पर। अगर ऊपर वाले मेटल्स है और प्योर मेटल है, क्लिस्टर है, तो रिएक्शन हो जाता है, बट एल्यूमिनियम में एक कोटिंग बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, उसकी वजह से नहीं होता है। बट नॉर्मली हमें क्या याद रखना है कि अगर ऊपर है तो रिएक्टिव है मेटल, और रिएक्टिव है तो पानी से और एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है। उसके बाद देखो ये बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, इसमें क्या होगा ये अपन देख ही चुके हैं, लगभग क्लोराइड का देखा था, वैसे ही हाइड्राइड का भी होता है, SiOH4 प्लस यहाँ पे H और H, ये OH दे दिया, H ले लिया। ये आपने देखा होगा, मैंने हाइड्रोलिसिस में आपको जो नोट्स भेजे थे उसमें पुश एंड पुल मैकेनिज्म से था, तो
H प्लस पुश और पुल मैकेनिज्म से H2 बनता था और ये H2SiO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये तब तक है जब तक रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद ये अनस्टेबल होता है और फाइनली आपका सैलिसिलिक एसिड H2SiO3 बन जाता है। तो डेफिनेटली इसमें भी निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा। उसके बाद अब एक बात ध्यान से समझना, इसमें कुछ लोग बनाने वाले लोग बना देते हैं कैसे, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। बेटा एक बात याद रखना, फास्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअली में, अगर आपके पास ब्रेन है तो आप इसको टिक करोगे। साहिल आपने ये टिक क्यों नहीं किया था? तो वाटर के रिएक्शन में नहीं निकलता है वो रिएक्ट। क्या बोल रहे हैं? पी ब्लॉक के रिएक्शन में वो जो दिया था रिएक्ट। नहीं, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ आर्सेनिक पे प्लस होगा, हाइड्रोजन पे माइनस होगा। बेटा दिस इज ऑल्सो पी ब्लॉक हाइड्राइड, सिलिकॉन। बोरॉन इज ऑल्सो पी ब्लॉक हाइड्राइड। वो आप कार्बाइड से कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं सर, AsH3 का रिएक्शन वाटर के साथ देखा था पहले। अच्छा, क्या होता है रिएक्शन? नहीं, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना AS और H का। और SI और H का कैसा होता है? थोड़ा पोलर बॉन्ड हो जाता है, तो वाटर अटैक करेगा SI को। नहीं, ये कैसे बोल सकते हो कि ये पोलर बॉन्ड होगा? दिस इज नॉन मेटल। बेटा सुनो, अपन लॉजिकली बता ही नहीं सकते हैं। देखो सुनो, एक बात याद रखना, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखो, बिकॉज वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ना, तो हाइड्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होता है। अब आर्सेनिक का तो कम होगा ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्सेनिक का कम होता है, ठीक है। बॉन्ड में पोलैरिटी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है, जब आप ये आर्सीन बनाते हो, AsH3 जब बनाते हो ना, जहां पे भी अपन इसका प्रोडक्शन करते हैं, वहां पे NaOH एक्वस मीडियम में ही ये लिबरेट होता है। ये बहुत अच्छी, देखो आर्सेनिक के कंपाउंड्स आप लोगे, आर्सेनिक का आप एक काम करना, जस्ट देखो, ये तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, मैं तो रिएक्शन लिख दे रहा हूँ और मैं बोल दे रहा हूँ नो हाइड्रोजन प्रोडक्शन। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं बनेगा। इनफैक्ट इसमें भी क्या, इसके किसी भी ग्रुप में नहीं बनेगा, ठीक है। वो अभी आगे एलोबरेट कर दूंगा। बट आप ये जरूर देखना, यूट्यूब पर ये जरूर देखना, ऑथेंटिक जगह पे कोई वीडियो मिल जाए, प्रोडक्शन ऑफ आर्सीन। तो आप प्रोडक्शन ऑफ जब आर्सीन करोगे आप आर्सेनिक के किसी कंपाउंड से, तो बेटा वहां पे क्या होता है, वहां पे जो रिएक्शन वेसल होता है उसमें NaOH और H2O ऑलरेडी होता है और उसी में आर्सीन निकलता है। तो अगर उसको रिएक्शन करना होता तो वही, तो एक्चुअली में ऐसे आप नहीं लॉजिक दे सकते हो कि दिस इज पोलर, दिस इज कोवेलेंट, इसलिए रिएक्शन नहीं कर रहा है। फाइनली इसका प्रोडक्शन ही वाटर में होता है, इसका प्रोडक्शन ही NaOH एक्वस में होता है, और वहां पे जब रिएक्शन नहीं करा तो आगे फिर कभी रिएक्शन नहीं करेगा। और आप रिएक्शन करा के देखोगे तो वाटर के साथ ये एक्चुअली में कोई रिएक्शन नहीं करेगा। जब इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, हाँ थोड़ा बहुत वही रिएक्शन अगर होना होगा थोड़ा बहुत, बट हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। और मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ कि आर्सीन इसके साथ रिएक्शन करेगा ही। दूसरा तो डेफिनेटली ये नहीं होगा। उसके बाद F2 आपको पता है बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। देखो रिड्यूस होता तब H2 बनता ना, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सामने वाले को O2 में ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बचेगा, HF। इनफैक्ट बेटा ये इतना जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि कुछ अमाउंट ओजोन में भी कन्वर्ट कर देता है। इतना जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि O2 तो छोड़ो, स्मॉल अमाउंट ऑफ O3 भी क्लोरीन की रिएक्शन में ऑब्जर्व होता है। उसके बाद बेटा ये तो स्टील है, स्टील और पिग आयरन है, ये कैसे रिएक्शन कर लेगा पानी से? स्टील तो आप देखते हो ना, ये तो पानी में, पानी के लिए क्या होता है, इनर्ट होता है।
तो कंफ्यूज मत होना, जो तुमने गलती करी ना बच्चे वही गलती करेंगे। ये देखेंगे कि ये Fe इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और पानी के साथ हाइड्रोजन दे देगा, इसलिए ये ऑप्शन दिया था, इसमें भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 3 है। अगर ये क्वेश्चन जेई में आ जाए तो आप इसका आंसर 3 टिक करना, 4 इसका आंसर गलत होगा। बेटा अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपाउंड्स विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव। जेई का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जेई में क्वेश्चन आ सकता है इससे, इसलिए मैंने एक ये छोटा सा थ्योरेटिकल आर्टिकल लिया है, इसमें आप क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका, इसकी थ्योरी भी मैं आपको समझा दूंगा जितना जेई के लिए रिक्वायर्ड है। हाउ मेनी कंपाउंड्स विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव। सिल्वर मिरर टेस्ट आपने देखा होगा, टॉलेंस रिएजेंट भी इसको बोलते हैं। तो इसमें जो गिवन कंपाउंड है वो दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसीटोन, सोडियम फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, हाइड्रोजिन, हाइड्रोक्सिलअमाइन, हाइड्रोजीनियम क्लोराइड, और हाइड्रोजीनियम क्लोराइड के बाद ये इसका हाइड्रोक्सिलअमाइन का सॉल्ट, उसके बाद टर्मिनल एल्काइन, उसके बाद इंटरमीडिएट एल्काइन, उसके बाद अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, ठीक है। और ये आपका एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एंड RCOCOR, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा डाइकीटोन। उसके बाद ये है ये अल्फा पे हाइड्रोक्सी है, और यहाँ पे जो ग्रुप है वो पूरा एनहाइड्राइड टाइप से है, ये एस्टर है, ये एसिड है, और ये CONH2 है। सो दीज आर गिवन 19 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कितने कंपाउंड सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देंगे। अच्छा मैंने इसमें वो सारे ले लिए हैं, इसके अलावा जेई में कोई केस नहीं आएगा। एक बार और देख लो कौन कौन से हैं। एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसीटोन, सोडियम फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिलअमाइन, हाइड्रोजीनियम क्लोराइड, एंड नेक्स्ट salt of hydroxylamine, terminal alkyne, intermediate alkyne, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और ये एक नॉर्मल एल्डिहाइड, और ये दोनों CO अल्फा बीटा डाइकीटो। उसके बाद ये 4 यहाँ देखो OCOR, OR, OH, NH2, ये 4 लगा दिए CO के बगल में, और यहाँ पे CH2OH है सब जगह। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जेई में आने लायक क्वेश्चन है। सॉल्व करो इसको। देखो जरा, हाउ मेनी कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव। अब देखो जरा एक बात ध्यान रखना, सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन करते हैं उसमें कोई कंपाउंड होगा जिसका हमें टेस्ट करना है, और टॉलेंस रिएजेंट होता है कलरलेस। अगर टॉलेंस रिएजेंट देखोगे कलरलेस, ग्लास के ट्यूब में आपको कलरलेस दिखेगा, वो इनफैक्ट कलरलेस होता ही है। उसमें क्या होता है, जिस भी कंपाउंड को हमें टेस्ट करना है उसको हम उसमें मिलाते हैं और हल्का सा उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद एक आपको अंदर मिरर के अंदर, मतलब मिरर जैसा दिखेगा, क्या होगा, ग्लास के अंदर एक इतना सिल्वरी पीपीटी इस तरीके का बन जाएगा कि वो मिरर की तरह काम करेगा। बहुत ही सुंदर, आप इसका अगर आप वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छा, मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिल्वर की तरह ऐसे बनता है कि जैसे सिल्वर का पूरा एक लेयर बन गया, ठीक है। और आप उसमें अपना फेस भी देख सकते हो। तो सिल्वर मिरर पीपीटी इस तरीके का होता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट जो होता है इसमें कौन सा कंपाउंड होता है, तो ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो ये होता है ना अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें बनता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये आपका कंपोजिशन होता है। और ये
पोजीशन होता है किसका, टॉलेंस रिएजेंट का, या फिर उस रिएजेंट का जो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। और ये बनता कैसे है, AgNO3 में आप एक्वस अमोनिया डाल दो, AgNO3 में आप एक्वस अमोनिया डाल दोगे तो ये बन जाता है, और ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। और इस कलरलेस सॉल्यूशन में अब बेटा समझना जरा, इसमें आपका Ag+1 में है, Ag किसमें है, +1 में, Ag किसमें है, +1 में। अगर इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए, अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए और जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो फिर यहाँ पे Ag का प्रेसिपिटेट बन जाता है, Ag का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो एक्चुअली में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर आ जाएगा मार्केट में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, कोई अगर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो जो टॉलेंस रिएजेंट है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर मिरर बन जाता है, सिल्वर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। सो दिस इज वेरी फेमस। और बेटा ये सबको पता होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड का ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। अगर आपको एल्डिहाइड चेक करने हैं तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। तो ये सबको मालूम है, टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड का होता है और कीटोन का नहीं होता है, बिकॉज एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो फिर वो सामने वाले को रिड्यूस कैसे करेगा। तो दिस इज वेरी फेमस थिंग, ठीक है। बट अब आप देख रहे हो मैंने सिर्फ एल्डिहाइड नहीं लिए, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिया है। तो अब देखना जरा ध्यान से, देखो बेटा, कोई एल्डिहाइड मिलेगा डेफिनेटली आप टिक करोगे, कोई कीटोन मिलेगा आप डेफिनेटली उसको क्या करोगे, नॉर्मली अगर नॉर्मल एल्डिहाइड है आप यस कर देना, नॉर्मल कीटोन है तो आप उसको नो कर देना। तो दिस इज ऑल्सो एल्डिहाइड। अब नॉर्मली एसिड जो होते हैं ये टेस्ट नहीं देते हैं, बिकॉज एसिड इज ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। बट बेटा कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है, वो होते हैं फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड टाइप के जो एसिड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड अगर आप देखोगे, ऑक्सैलिक एसिड, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो +2 आता है, और अभी भी स्कोप है +4 में जाने का, और ये आता भी है, ऑक्सीडाइज होके ये CO2 + H2 बनाता है, ठीक है। तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई, इस जितने भी एल्डिहाइड है वो तो देंगे ही देंगे। इसमें बेटा मैंने एक और एल्डिहाइड लिया था यहाँ, ये भी एक एल्डिहाइड है, ठीक है। तो जो भी एल्डिहाइड होंगे वो तो ये टेस्ट देंगे ही देंगे, और जो कीटोन होंगे वो ये टेस्ट नहीं देंगे। प्लस ये भी ये टेस्ट देता है, आपको मालूम होगा, सिल्वर यहाँ आ जाता है Ag की जगह, ठीक है। और इसमें सिल्वर कलर का एक्चुअली में इसको इसमें रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो अभी अपन बात कर रहे हैं सिल्वर मिरर, मतलब सिल्वर का प्रेसिपिटेट बने। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली में 11 मैंने यहाँ से अलग कर दिया है। देखो इसमें व्हाइट पीपीटी मिलेगा, बट व्हाइट पीपीटी किसका मिलेगा, इसका मिलेगा, बट सिल्वर का पीपीटी नहीं मिलेगा। व्हाइट होगा बट सिल्वर का पीपीटी नहीं होगा, इसलिए इसको मैंने यहाँ से अलग कर दिया है। सो बेसिकली वी डोंट हैव 11, और चाहो तो 11 आप इसमें यहाँ ये डाल दो, CH3 CO PH, ठीक है। तो इसमें आपका ये कीटोन है, डेफिनेटली इसका जो सिल्वर मिरर टेस्ट है इसमें सिल्वर का प्रेसिपिटेट तो नहीं बनेगा, और इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता नहीं होगा, एक तो फॉर्मिक एसिड हो सकता पता हो, जैसे फॉर्मिक एसिड वैसे फॉर्मेट, और वैसे मिथाइल फॉर्मेट। याद रखना अगर हाइड्रोजन HCO O लिंकेज है तो देखो ये तीनों फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट और मिथाइल फॉर्मेट तक ये टेस्ट देता है, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हाइड्रोजन भी ये टेस्ट देता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन भी ये टेस्ट देता है, उनके सॉल्ट्स भी ये टेस्ट देते हैं, उनके सॉल्ट भी ये टेस्ट देते हैं। उसके बाद बेटा ये आपने सुगर्स में देखा होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी, समझना ध्यान से, दिस इज अल्फा पोजीशन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना,
अल्फा पे हाइड्रोक्सी के साथ साथ ये हाइड्रोजन भी चाहिए, ये हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो लोग रट लेते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बेटा ये जो होगा ना, अगर यहाँ पे मैं लिखूं RCrOH COR, ये टेस्ट नहीं देगा, ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बेटा होता क्या है, ये ऑक्सीडाइज होता है, ये H और ये H निकल के 2 डिग्री अल्कोहल के बगल में अगर CO है तो ये हो जाता है। तो याद रखना अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज इनकम्प्लीट, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इनकम्प्लीट, और उसके साथ OH भी होना चाहिए, उसके साथ H भी होना चाहिए। और एक बात और सुनो, अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, अगर ये फ्रेम है, तो यहाँ पे आप R ले लो, चाहे आप OH ले लो, चाहे आप H ले लो, चाहे आप OR ले लो, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप ले लो, हमेशा ये टेस्ट होगा। बिकॉज ये टेस्ट होके इस ग्रुप से मतलब ही नहीं है, बनेगा क्या RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे टेस्ट है। बिकॉज ध्यान से देखो, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, प्लस उसी पोजीशन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद CO के बाद यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे R हो, चाहे H हो, चाहे COR हो, चाहे OR हो, चाहे OH हो, चाहे NH2। तो देखो क्या नॉलेज में क्या एडिशन हुआ आपका, डेफिनेटली आपने कुछ नया यहाँ पे सीखा होगा। आपने ये तो सुना ही होगा जो ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, याद है ना। तो वो सब भी टॉलरेंस टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है ये चेक कर लेना, CO के बगल में ऐसे कीटोन्स जिनके बगल में एक OH हो और वो भी इनकम्प्लीट है। अगर सिर्फ आप ये रट लिया आपने अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिस पे OH है उसी कार्बन पे H होना मांगता है, क्योंकि H होगा तब ये H और ये H निकल के रिड्यूस होगा, सॉरी ये दोनों निकलेगा, तो ये ऑक्सीडाइज होके C डबल बॉन्ड O बनेगा। अब देखो एक और दिया है, इसमें एक्चुअली में वो दिया है जो प्रोडक्ट बनता है इसका, देखो RCOR। तो इसमें मैं एक कमेंट लिखूंगा कि इनका ऑक्सीडेशन होता है, इनका ऑक्सीडेशन इजी होता है, क्योंकि ये लिंकेज तोड़ना बहुत इजी होता है। बट दिस विल गिव टॉलरेंस टेस्ट ओनली ऑन हीटिंग। अगर आप हीट नहीं करोगे तो ये फिर टेस्ट नहीं देगा। जैसे इन सब में क्या बनना है, RC डबल बॉन्ड CH3, ये यहीं रुक जाएगा। अगर आपने उसको हीट नहीं करा तो ये तो दे देगा, और हीट कर दिया तो ये फाइनली किस में चले जाएंगे, एसिड के सॉल्ट में। ये लिंकेज भी टूट जाएगा, RCO-RCO-। तो दैट इज पॉसिबल ऑन स्लाइक हीटिंग, मतलब आपको 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो आप इस तरीके से याद रखना, जो सिल्वर मिरर टेस्ट है या जो टॉलरेंस टेस्ट है, वो एल्डिहाइड अगर आप कोई देखो, यस एल्डिहाइड में होना ही होना है, कीटोन में नॉर्मली नहीं होना है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड और उसके सॉल्ट, या मिथाइल फॉर्मेट या उसका एस्टर, है ना, फॉर्मेट एस्टर या फॉर्मेट सॉल्ट या फॉर्मिक एसिड, ये तीनों देंगे। हाइड्रोजीन हाइड्रोक्सिलामाइन और उनके सॉल्ट वो भी देंगे। उसके बाद जो टर्मिनल एल्काइन होंगे उसमें इसके साथ व्हाइट PPT आएगा, सिल्वर एसेटोलाइट का PPT आएगा, बट सिल्वर का PPT नहीं आएगा। तो अगर मान लो व्हाइट PPT पूछा जाता तो डेफिनेटली उसमें भी आता। नॉर्मली कीटोन नहीं देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देंगे, नॉर्मल कीटोन नहीं देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देंगे। बट अल्फा हाइड्रोक्सी में अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन कंपलसरी है, और अगर बेटा अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन और एक OH अगर कंपलसरी है, तो CO के बगल में उस साइड चाहे H हो, चाहे R हो, चाहे OH हो, चाहे OR हो, चाहे NH2 हो, चाहे OCOR हो, वो पॉजिटिव टेस्ट देता है। उसके बाद अगर आपके अल्फा बीटा डाई कीटोन है, अल्फा बीटा डाई कीटोन नॉर्मल कंडीशंस में ये टेस्ट नहीं देंगे, बट अगर आप थोड़ा सा हीट कर दोगे तो डेफिनेटली वो दे देगा। तो इट कैन गिव, अगर जेई में आता है कि कौन कौन दे सकते हैं, तो यस इट कैन गिव। बट अगर श्योर शॉट सिंगल चॉइस में पूछा जाए और कोई ऐसा कंपाउंड है जो नॉर्मल कंडीशन में भी दे रहा है, तो फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हम उसको इंक्लूड भी कर सकते हैं और उसको हम छोड़ भी सकते हैं। और होता क्या है, जो एल्डिहाइड है वो एसिड के सॉल्ट में चला जाता है, और
टॉलेंस का जो लिक्विड सॉल्यूशन था, जो सॉल्यूशन था, वो शानदार तरीके के एक सिल्वर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होपफुली ये आपको समझ आ गया हो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछो। हाँ देखो, एक नेक्स्ट आर्टिकल और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एल्कली मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये। यही में 3 to 4 टाइम्स आ गया है। ठीक है, अब देखो इसमें मोस्टली स्टोरी आप सभी को पता होता है। समझना जरा ध्यान से, इसमें मेरे को कौन कौन से पॉइंट्स आपको रिकॉल कराने हैं एग्जाम में जो डायरेक्ट आ सकते हैं। सबसे पहले तो बेटा, सबसे पहले तो ये समझ लो, जो लिकर अमोनिया होता है या जो सॉरी जो लिक्विड अमोनिया होता है वो क्या होता है, बताओ। व्हाट इज लिक्विड अमोनिया? बेटा लिक्विड अमोनिया और लिकर अमोनिया में कंफ्यूज मत होना। लिक्विड अमोनिया होता है अमोनिया गैस को कूल करके -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया गैस जो होता है वो लिक्विड में बदल जाता है। इसका मतलब लिक्विड अमोनिया का मतलब होता है प्योर अमोनिया और फ्री फ्रॉम वाटर, जिसमें कोई पानी नहीं होगा। ठीक है, एंड एक्वस अमोनिया नहीं है ये, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। ठीक है, लिक्विड अमोनिया का मतलब है कि -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस को कूल कर दिया। अब समझना जरा ध्यान से, आपने देखा होगा लाइट डिसॉल्व लाइट, आपने ये सुना है लाइट डिसॉल्व लाइट। पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। क्लियर है? तो जो मेटल्स होते हैं, वो किस में डिसॉल्व होते हैं? मेटल्स जो होंगे वो डिसॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप समझना, जो एक्चुअली में जो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल पहली बात तो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है, और वो भी कितने -33 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाओगे तो लिक्विड अमोनिया ही नहीं रहेगा। तो होता क्या, जो एल्कली मेटल है वो सबसे पहले तो डिसॉल्व हो जाते हैं। एक पहला पॉइंट कि मेटल नॉर्मली इन सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते हैं। आप खुद सोचो, पोलर सॉल्वेंट में भी मेटल डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनके खुद अमलगम बनाना पड़ता है। आपको पता होगा कि वो HG या फिर मेटाइलिक सॉल्वेंट अगर कोई हो, ठीक है, उनमें ही डिसॉल्व होते हैं, बिकॉज मेटल मेटल में डिसॉल्व हो। लेकिन ये बहुत ही शानदार बात है कि एक मेटल होके वो अमोनिया में डिसॉल्व हो रहा है, वो भी -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये पॉइंट एक नोटिस करने वाला होता है इसमें। दूसरी बात, जब ये डिसॉल्व हो जाता है उस टेम्परेचर पर, जब ये उस टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाता है तो उसमें ब्लू कलर आता है। और ब्लू कलर आता है, समझो उसमें 3 प्रॉपर्टीज आती है बेटा। इन कोल्ड कंडीशंस उसमें बेटा 3 खास बातें आती हैं। इसमें अगर आपने Na सॉलिड को लिक्विड अमोनिया में डाल दिया है, अगर आपने Na सॉलिड को लिक्विड अमोनिया में डाल दिया है तो उसमें बेटा 3 खास बातें आती हैं। वो खास बातें 3 क्या है? पहली बात होता है पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर। दूसरा इसमें बात आती है कंडक्टिंग नेचर। तीसरा इसमें बहुत शानदार बात आती है इट्स कलर, इसका जो कलर होता है। अगर आप सोडियम के टुकड़े को लिक्विड अमोनिया में मिलाओगे ना तो पता क्या होता है, पूरा ब्लू कलर का, बिकॉज लिक्विड अमोनिया है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड आपने मेंटेन कर रखा है। ठीक है, तो सोडियम के जब उसमें टुकड़े डालते हैं -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो जो पूरा सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो उसका जो इट्स कलर ब्लू। ठीक है, अब यही एडवांस में आ सकता है कि इसके पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो देखो जरा, लो टेम्परेचर कंडीशंस पे क्या होता है,
Na सॉलिड को जब आप लिक्विड अमोनिया में डालते हो तो होता क्या है, Na कुछ Na प्लस चारों कुछ अमोनिया से सराउंड होके एक कैटाइन बना लेता है और इलेक्ट्रॉन इज सराउंडेड बाय सम एनाइंस। एक्चुअली में जैसे केज होता है ना, वाटर का केज लाइक स्ट्रक्चर, वैसे अमोनिया का केजेस होते हैं, उस अमोनिया के केजेस में जाके इलेक्ट्रॉन फिट हो जाता है। इनफैक्ट सिक्स अमोनिया के बीच में एक इलेक्ट्रॉन फिट होता है। यहाँ पे मैं फिर भी वही लिख रहा हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, इन कोल्ड कंडीशंस, ठीक है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया लिक्विड को, लिक्विड के केजेस, जो आपका अमोनिया लिक्विड है उसके केजेस में जाके इलेक्ट्रॉन फिट हो जाता है। इस टर्म को बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं अमोनिएटेड कैटाइन। क्वेश्चन बेटा ये आता है कि ये कोल्ड कंडीशंस में पैरामैग्नेटिक हो जाता है, इसके लिए कौन सी स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये सबको पता है, क्योंकि देखो सुनो, एक केज के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिट है तो वो इलेक्ट्रॉन तो क्या है, अनपेयर्ड है ना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आता है, पैरामैग्नेटिज्म। अब बताओ बेटा, कंडक्टिंग नेचर किसकी वजह से आता है? कंडक्टिंग नेचर आता है बेटा चार्जेस के मूवमेंट से। तो कंडक्टिंग नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना, दोनों अमोनिएटेड कैटाइन एज वेल एज, ऑब्वियस सी बात है इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा क्योंकि इसका मोबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो कंडक्टिंग नेचर आता दोनों की वजह से, बोथ क्या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज अमोनिएटेड कैटाइन। और इसका जो कलर आता है बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। कलर आता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, कंडक्टिंग नेचर आता है दोनों की वजह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर? और पैरामैग्नेटिज्म आता है सिर्फ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब देखो जरा क्या होता है, तो ये डिसॉल्व हो गया, ब्लू कलर आ गया। अब अगर आप क्या करो बेटा, ये बात क्लियर है सबको? पैरामैग्नेटिज्म किसकी वजह से आ रहा है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। कंडक्टिंग नेचर किसकी वजह से आ रहा है? अमोनिएटेड कैटाइन एज वेल एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इट्स कलर ब्लू कलर, दैट इज बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये जेईई एडवांस में आ सकता है। एंड इवन इन कोल्ड कंडीशन सोडियम मेटल का जो टुकड़ा होता है पनीर की तरह, वो पूरा पता है लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है। आप ये टेस्ट देख सकते हो, और पूरा डिसॉल्व होकर ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है, बहुत शानदार ब्लू कलर होता है, और वो जाके डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने सोडियम के टुकड़े ज्यादा डाल दिए, अगर सोडियम के टुकड़े अगर आपने बहुत ज्यादा कर दिए तो वहां पे अमोनिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। और अगर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसका डायामैग्नेटिज्म इंक्रीज होने लगेगा। मतलब पैरामैग्नेटिज्म कम होने लगेगा, डायामैग्नेटिज्म इंक्रीज होने लगेगा। मतलब वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कम होती जाएगी, और उसका कलर भी पता क्या होता है, ब्लू कलर से ब्रॉन्ज हो जाता है, और मतलब मेटालिक कॉपर कलर आ जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे और हल्का सा अगर आप हीट कर दोगे तो फिर ये रिएक्शन भी हो जाती है, Na प्लस लिक्विड अमोनिया, और इसको अगर आपने हीट कर दिया, ठीक है, तो फिर NaNH2 प्लस हाइड्रोजन गैस ये होने लगता है। तो ये तो तब होगा जब आप हल्का सा हीट दोगे। जब तक आप कोल्ड कंडीशंस रखोगे तो कोल्ड कंडीशंस, अब इस तरीके से जो पूरा अगर हम इसको कंक्लूड करें, ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na, इट्स कलर जो होगा वो मेटालिक कॉपर कलर हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम डायामैग्नेटिक। एक ऐसा समय आएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए और वो मैग्नेटिज्म जो पैरामैग्नेटिज्म है वो अपना लूज कर देगा, उसका कलर भी फेड हो जाएगा,
तो जो की पॉइंट है वो आई गेस आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो इनिशियली कोल्ड कंडीशंस की बात करनी है। मैं आपको एक बार की पॉइंट्स और रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जो सोडियम मेटल होता है, मेटल्स नॉर्मली मेटालिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, बट ये एक बहुत असाधारण बात है कि जो सोडियम का मेटल है वो लिक्विड अमोनिया में, वो भी कोल्ड कंडीशन में डिसॉल्व हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिसॉल्व होने के साथ साथ उसके जो सोल्यूशन है उसमें दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक अमोनिएटेड कैटाइन और एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड कैटाइन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दो चार्जेस यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म आता है बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन कैविटीज में जाके फिट हो जाता है। और कंडक्टिंग नेचर कैटाइन और एनाइन दोनों की वजह से आएगा। और जिसका जो कलर है, कलर आता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से, और जो कलर इसका आएगा दैट उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इसमें सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली इसका कलर फेड होता जाएगा और फाइनली मेटालिक कॉपर कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउन टाइप का हो जाता है, ब्लू कलर फेड होने लगता है, ब्लू कलर गायब भी हो जाता है इनफैक्ट, और इसका डायमैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने लगेंगे। आप हल्का सा हीट कर दोगे तो अमाइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, जेई में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बताओ।